जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आपके साथ हम जुड़ गए हैं बिहार स्पेशल लेकर के। देखिए ये क्लास आज 24 अगस्त को रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है? इससे पहले बिहार पुलिस के 3 एग्ज़ाम पढ़ चुके हैं, ठीक है? वो आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ के बाद 2 एग्ज़ाम जो 2 शिफ्टों में और बाकी है, उस एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वीडियो बनाई जा रही है। हमने तीनों एग्ज़ाम में देखे कि बिहार स्पेशल के कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी को देखते हुए ये क्लास आपके लिए अवेलेबल करवाई गई है इस छोटे से परिवार पे। तो आप सब लोग अवश्य यहाँ रुकिए और अपने एग्ज़ाम जो 2 डेट में बाकी है, या तो आपका 25 हो या 28 हो, तो वो एग्ज़ाम आपका अच्छा जाए इसी के लिए हम यहाँ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आपके साथ जुड़े हैं, ठीक है? तीनों शिफ्ट को देख करके। इसमें में बिहार स्पेशल के सभी प्रश्न कंप्लीट होंगे, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है या जो पूछे जाने की संभावनाएँ बनती है, वो सभी प्रश्न हम लेकर के आपके साथ जुड़े हैं। तो चलिए आ जाइए, यहाँ देखिए हम बेसिक से जानकारी लेते चलते हैं। देखिए तो पहले हम सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? बिहार का सामान्य परिचय। तो चलिए आइए, सामान्य परिचय में देख लीजिए कि प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं आपसे। जैसे बिहार का नाम क्या है, मतलब इसका आधिकारिक नाम क्या है? तो आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसका आधिकारिक नाम क्या है, बिहार है, ठीक है? इसका प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम जो प्राच्य या पूर्व देश, इसका प्राचीन नाम क्या है? मतलब किसका? बिहार का प्राचीन नाम में प्राच्य या पूर्व देश, प्राच्य या पूर्व देश है। चलिए इसके मौर्य एवं गुप्त काल के नाम क्या थे? तो ये बिहार के मगध थे, ठीक है? मौर्य, क्योंकि उसी समय मौर्य वंश या गुप्तकालीन समय में ये जो पूरे बिहार का एरिया है, इसका नाम क्या है? मगध था। चलिए बिहार की अगर स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल, कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में। बिहार का स्थापना कब? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में। चलिए इसका बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च। बिहार की राजधानी पटना, जो कि स्थापना जिसका हुआ 1541 ईस्वी में, ठीक है? पटना के संस्थापक कौन है? तो शेरशाह सूरी, ठीक है? जो कि कौन वंश से हैं? तो वह सूर्य वंश से हैं। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1540 से 45 ईस्वी में, ठीक है? यहां तक कंप्लीट। चलिए पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है और जिसकी स्थापना 461 ईसा पूर्व में हुआ, जिसकी स्थापना 461 ईसा पूर्व में हुआ, पटना की स्थापना। चलिए पटना के संस्थापक कौन है? तो उदायन या उदयन, ठीक है? जो कि कौन वंश से है? हर्यक वंश से। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? उदायन ने किया। चलिए बंगाल से बिहार अलग कब हुआ? बंगाल से बिहार अलग कब किया गया? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। बिहार से बंगाल 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। बिहार से उड़ीसा को अलग कब किया गया? 1 अप्रैल 1936। और बिहार से झारखंड कब हुआ? नवंबर 2000। यहाँ देख लीजिए, 3 चीज को याद रखना है, 3 चीज को याद रखना है। देखिए पहले बंगाल, जब बंगाल 1912 में टूटा, बंगाल 1912 ईस्वी में टूटा, तो एक तरफ बंगाल बना और दूसरी तरफ बिहार बना। फिर यही बिहार, फिर यही बिहार जब 2 भाग में टूटा 1936 ईस्वी में, तो एक भाग बिहार रहा और दूसरी भाग उड़ीसा रहा। फिर से वही बिहार जब 2 भाग में टूटा, तो एक तरफ बिहार हुआ और दूसरी तरफ झारखंड हुआ, जो कि पूरी नवंबर 2000 ईस्वी। तो इसे आप अवश्य याद रखिए। चलिए एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में इसका गठन कब हुआ था? तो 1912 में ही हुआ था। बिहार का एक स्वतंत्र प्रदेश के गठन के रूप में कब हुआ? 1912 ईस्वी में हुआ। चलिए फिर से एक भारतीय राज्य के रूप में इसे गठित कब किया गया? तो यहाँ तो जब 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 देखिए बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ, उस समय उसे एक स्वतंत्र प्रदेश बनाया गया। और जब 1936 ईस्वी में बिहार उड़ीसा जब 2 भागों में बटा, तो वहां पर एक राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है? चलिए ये पेज कंप्लीट है। क्या क्या पढ़े फिर से देख लें। आधिकारिक नाम बिहार, प्राचीन नाम प्राची या पूर्व देश, मौर्य काल में इसका नाम मगध, स्थापना 1 अप्रैल 1912, स्थापना दिवस 22 मार्च, इसकी राजधानी पटना और पटना की स्थापना 1541, पटना के संस्थापक शेरशाह सूरी। कब? तो शेरशाह सूरी कौन वंश से? सूरी वंश से। और ये वंश चला कब से कब तक? तो 1540 से 1545। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र
और पाटलिपुत्रा की स्थापना कब हुआ? 461 ईसा पूर्व में। और किसने किया? तो उदाईन ने किया। उदाईन कौन वंश से? तो हर्यक वंश से। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1912 को। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? नवंबर 2000 को। और एक स्वतंत्र देश के रूप में बना कब? एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठित हुआ 1912। और एक राज्य के रूप में गठित हुआ 1936। देखिए 2000 ईस्वी में 3 राज्य अलग हुए। 2000 ईस्वी में 3 राज्य हुए। जैसे बिहार से अलग हुआ कौन? बिहार से अलग हुआ झारखंड। ठीक है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। और यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड। उत्तराखंड। ठीक है, और ये है जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी पूरी बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000। ये पेज कंप्लीट। इससे ज्यादा प्रश्न आपके बनने वाले नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न ऑलरेडी सेटअप किया गया है पिछले एग्जाम को देखते हुए। चलिए, बिहार के राजकीय चिन्ह क्या? बिहार के राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष वही जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी, फल्गु नदी के किनारे गया में। ठीक है, तो राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है। ठीक है, चलिए, और वो 2 स्वास्तिक के बीच में स्थित है। ये बोधि वृक्ष है जो 2 स्वास्तिक के बीच में क्या है? स्थित है। तो वो हमारा राजकीय चिन्ह हो गया। राजकीय पशु में आ जाइए तो बैल। राजकीय पशु में बैल। अब बैल का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिका। ठीक है, उसी प्रकार राजकीय पक्षी तो गोरैया। राजकीय पक्षी तो गोरैया। राजकीय पुष्प तो गेंदा। और ये गोरैया का वैज्ञानिक नाम क्या दिया गया है? तो पेसर डोमेस्टिका। और गेंदा का फूल है जो हमारे राजकीय फूल है। राजकीय वृक्ष तो पीपल। राजकीय मछली तो मांगुर, देसी मांगुर। राजकीय खेल तो कबड्डी। और राजकीय या प्रथम भाषा तो हिंदी। और तृतीय भाषा तो मैथिली। द्वितीय राजकीय भाषा तो उर्दू। पहले हिंदी, उर्दू, मैथिली। हिंदी, उर्दू, मैथिली। हिंदी प्रथम भाषा, उर्दू दूसरा और मैथिली तीसरी भाषा। ये कंप्लीट है। क्या पढ़े? यहाँ देख लीजिए चिन्ह। तो चिन्ह में क्या पढ़े? जल्दी से बताइए। चिन्ह में क्या पढ़े? तो चिन्ह में बोधि वृक्ष, उसके बाद पशु तो बैल, और राजकीय पक्षी तो गोरैया, पुष्प तो गेंदा, और वृक्ष तो पीपल, और मछली तो कौन? मांगुर, देसी मांगुर। खेल तो कबड्डी। और भाषा प्रथम में हिंदी, और दूसरी उर्दू, और तीसरी तो मैथिली। एकदम ये बैठा लीजिए दिमाग में। एकदम वीवीआई प्रश्न लेकर के आए हैं, आपके साथ जुड़े हैं। ठीक है, 3 एग्जाम खत्म होने के बाद भी हमने 2 शिफ्ट वाले एग्जाम के लिए सिर्फ ऐसा वीडियो बना रहे हैं। इतना लॉन्ग वीडियो, इतना अच्छा वीडियो, और याद कराने का, क्योंकि हमें भीड़ से मतलब नहीं है। जितने दोस्त हमारे साथ जुड़े वही हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, हमारे परिवार का मेंबर है। चलिए, ये सेकंड पेज भी हमने आपको याद करवाया। चलिए, अब आते हैं बिहार का भौगोलिक परिचय। थोड़ा इसकी आकृति देख लेते हैं, कहाँ क्या है क्या नहीं है। वो तो हमने बेसिक जानकारी बिहार का ले लिया। तो चलिए भौगोलिक परिचय में चलते हैं। तो इसकी आकृति कैसा है? आयताकार है। बिहार की आकृति आयताकार है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया, जो पूरे भारत का मात्र 2.86% है। दूसरी पॉइंट कंप्लीट। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से कैमा राज्य? तो 12वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो पश्चिमी चंपारण। मतलब बिहार का कौन जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है? तो पश्चिमी चंपारण, जिसका कितना है? तो 528 वर्ग किलोमीटर। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला तो शिवहर, और जिसकी कितनी है? 444। ऊपर का कितना था? सबसे बड़ा तो 5,228 वर्ग किलोमीटर पश्चिमी चंपारण का, और सबसे छोटा तो शिवहर 444, मतलब 444 वर्ग किलोमीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट, या अगर 52.73 मीटर। चलिए, इसकी लंबाई मतलब बिहार जैसे ये राज्य जो है, इसकी लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तो देख लीजिए, पूरब से पश्चिम ज्यादा है। 4 दूना 8 और 3 483, और 3 4 5 उत्तर से दक्षिण गिनती आता है ना। उत्तर से दक्षिण तो 3 4 5, और पूरब से पश्चिम तो 4 दूना 8
और 8 दूना 9 तो 3, तो 483। ये इसके क्या हो गए, लंबाई चौड़ाई हो गए, इसकी लंबाई हो गए। ठीक है, बिहार की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु। बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय। सर्वाधिक सिंचित वाला जिला, सर्वाधिक मतलब सिंचित वाला जिला तो जमुई। ठीक है, कै % सिंचित है, तो 16%। और बिहार का पहला पहला सिंचाई परियोजना तो डेहरी ऑनसून पर बनाया गया सोन परियोजना। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना तो गंडक परियोजना, मतलब सबसे पहली सिंचाई परियोजना तो सोन परियोजना, और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना तो गंडक परियोजना, जो गंडक नदी पर ही बनाया गया। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो किशनगंज, और कम वर्षा वाला जिला तो औरंगाबाद। इसमें इसमें भौगोलिक परिचय में दिमाग को एकदम स्थिरता से लगाना। देख लीजिए, फिर से चलते हैं। इसकी आकृति आयताकार। आपसे प्रश्न पूछे कि बिहार की आकृति कैसा है, आयताकार है। क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो बिहार का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। जो पूरे देश का तो 2, 8, 6% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कहमा राज, वारमा राज। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। ऐसे करके आपको लिखना है, जो कि कितना है, तो 5, 2, 2, 8 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर, जो कितना 4, 4, 4 वर्ग किलोमीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना मीटर, तो 52.73 मीटर, 52.73 मीटर। एकदम रट लीजिए। चलिए, इसकी लंबाई तो उत्तर से ऐसे ले लेते हैं। तो देखिए, ये जो उत्तर से दक्षिण है तो 3, 4, 5 गिनती गिन दीजिए। पूरब से पश्चिम है 4, 8, 3 किलोमीटर। तो देख लिए ना, क्या उत्तर से दक्षिण 3, 4, 5 किलोमीटर, मतलब 345 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम तो 483 किलोमीटर। आपसे प्रश्न पूछे बिहार की लंबाई मतलब कौन ज्यादा है, उत्तर दक्षिण वाला या पूरब पश्चिम वाला, तो पूरब से पश्चिम वाला ज्यादा है 483, और उत्तर से दक्षिण 345 वर्ग किलोमीटर। चलिए, जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय। सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र, मतलब जैसे भूमि को सिंचित किया जाता है तो वो जमुई। सबसे पहली परियोजना तो डेहरी ऑनसून परियोजना सोन नदी पर। सबसे बड़ी परियोजना तो गंडक नदी पर, जो गंडक परियोजना है। उसके बाद सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो किशनगंज, सबसे वर्षा किशनगंज। कम वर्षा तो औरंगाबाद। सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज, कम वर्षा औरंगाबाद। भौगोलिक परिचय तीसरा पेज कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले अब आ जाते हैं यहाँ की जनसंख्या, यहाँ के परिवहन के बारे में। अर्थात बिहार में परिवहन, मतलब जो सड़कें हैं, यो चाहे जो भी परिवहन है, वो सभी परिवहन कंप्लीट। चलिए, बिहार में सड़क की कुल लंबाई कितना है, बिहार में सड़क की कुल लंबाई 20-25 100, और 100 के आधा 50। हम क्या बोल रहे हैं, 20-25 क्या बोले 20-25 100 और 100 के आधा 50। देखिए हम क्यों बोल रहे हैं 20 और 25 100, लेकिन हमारा गिनती गलत याद था, इसीलिए हम 5 कम कर दिए। 20-25 100 होता है ना, तो 100 से कम, और 100 के आधा 50 तक वो जो मैथ कमजोर था, इसलिए इसको 49 कर दिए। दिमाग लगा रहे हैं, हम जो याद करवा रहे वो दिमाग लगा रहे हैं आप, कि जो सड़क की कुल लंबाई जैसे 20-25 होना चाहिए 100 और 100 के आधा 50, लेकिन हमारा मैथ कमजोर है भैया जी, क्या करें। तो ये 20-25 100 नहीं करके 100 नहीं 5 कम कर देना। आप 100 के आधा 50 न किए थे, उसमें 1 कम कर दी, मतलब पहले 5 कम फिर 1 कम, तो 20-95 49 किलोमीटर, 20-95 49 किलोमीटर। क्या याद है ना, तो इसी बात पर आप लाइक दबा दीजिए। चलिए, इसकी सड़क की लंबाई हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है, तो 58 राष्ट्रीय राजमार्ग NH है जो बिहार में है। ठीक है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH31 जो कि 404 किलोमीटर है। जैसे देश में सबसे बड़ा तो वो बनाया जा है ना NH7, जो सबसे बड़ी राजमार्ग, तो उसी प्रकार राज्य में सबसे बड़ा राजमार्ग तो NH31 और 404 किलोमीटर। सबसे छोटा राजमार्ग तो 727 NH कौन सा, NH 727 बड़ा तो NH31, छोटा तो 727 के का मात्र 4.5 किलोमीटर, मात्र 4.5 किलोमीटर। बड़ा वाला 404। चलिए, पटना मेट्रो रेल परियोजना
का शिलान्यास कब हुआ? तो 17 फरवरी 2019 को। ठीक है। राज्य में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई कितनी है, मतलब बिहार राज्य में? तो 31.39 किलोमीटर। मतलब हमारे बिहार राज्य में जो मेट्रो रेल वो है कितनी लंबी है? तो 31.39 किलोमीटर। चलिए, बिहार राज्य का पथ परिवहन निगम की स्थापना 1959। चलिए, इसको फिर से एकदम तबाही मचा देना। तो आ जाइए, क्या हम बोले? सड़क की लंबाई गिनती नया याद था, तो 20-25 100 की जगह 95 कर दिए, तो गलती से न कर दिए। 100 के आधा करना था 50, कर दिए 49। इतना किलोमीटर। ठीक है ना। जो सड़क की क्या है? लंबाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग कै गो है? 58 है। सबसे बड़ा NH31, सबसे छोटा NH727। ये है जो 404 किलोमीटर है, और ये है जो 4.5 किलोमीटर है। कंप्लीट। चलिए, पटना मेट्रो परियोजना का शिलान्यास कब हुआ था? तो 2019 में। पटना मेट्रो शिलान्यास का जो है शिलान्यास कब हुआ? 2019 में। और पटना राज्य में मेट्रो रेल कितनी लंबी है? 31.39 किलोमीटर। और परिवहन निगम तो 1959। परिवहन निगम तो 1959। चलिए, और चलते हैं आगे सर। चलिए, राजनीतिक में अब चले। ये तो थोड़ा परिवहन में हम चल ली। अब बिहार की राजनीतिक का बात करें। दबदबा है, दबदबा कैसा बोलता है जी? रहेगा, और दबदबा बना रहेगा। चलिए, विधानमंडल। जो बिहार राज्य की जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है, क्योंकि एक विधान परिषद और दूसरी विधानसभा। पहला प्रश्न कंप्लीट कि जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है, विधान परिषद और विधानसभा। चलिए, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 और विधान परिषद में 75। कंप्लीट है। विधानसभा में 243, विधान परिषद 75। लोकसभा के सीट 40, राज्यसभा के सीट 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति के कई गो सीट? 6 गो। और अनुसूचित जनजाति में लोकसभा में, यहाँ देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति के सीट कै गो? तो 6 सीट। और विधानसभा में अनुसूचित जाति के सीट तो 38 गो। और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के सीट तो 2 गो। देखिए, ये ऐसे नहीं आती, इसको एक ग्राफ बना लीजिए। जैसे हमारे यहाँ जो विधानमंडल है, वो कैसा है? द्विसदनीय। वो कैसा है? द्विसदनीय। तो द्विसदनीय में 2 गो होंगे ना जी? 2 गो होंगे। एक होंगे विधान परिषद, और दूसरा होगा विधानसभा। तो विधानसभा हो गए। तो यहाँ आ जाइए, विधानसभा में टोटल कै सदस्य? तो विधानसभा में 243 सदस्य, अब विधान परिषद में 75। ठीक है। इन्हें आ जाइए, इधर आ जाइए। लोकसभा में कैसे? देखिए, यहाँ लोकसभा में और राज्यसभा में, ये ध्यान रखिए। राज्यसभा में तो लोकसभा में कैसी? 40 सीट। राज्यसभा में कैसी? 16 सीट। इन्हें आ जाइए। ठीक है। इधर आ जाइए। फिर प्रश्न यहाँ पूछा था कि लोकसभा में जो कितनी सीट है? लोकसभा में जो 40 सीट है, लोकसभा में कै सीट है? 40 सीट। इसमें अनुसूचित जाति के लिए कै सीट का आरक्षण की व्यवस्था किया गया? तो अनुसूचित जाति का कै सीट? 6 सीट। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट। अब इस तरफ आ जाइए, अब इधर आ जाइए। किस में? राज्यसभा में हो गया, लोकसभा में अनुसूचित जाति हो गए। विधानसभा ये रहा, जो 243 सीट है, इसमें अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट की व्यवस्था की गई। और इसमें आ जाइए, विधानसभा में ये अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए कै सीट? तो 2 सीट। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट। क्या कंप्लीट हो गया? चलिए, यहाँ देख लीजिए, फिर से कोई मामला नहीं है, मसला कुछ नहीं है, कंप्लीट एकदम है कि लोकसभा में 40 सीट, राज्यसभा में 16 सीट। बिहार के लोकसभा में 40 सीट, राज्यसभा में 16 सीट, विधान परिषद में 75 और विधानसभा में 243। 243 में से अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट। और इधर लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट की व्यवस्था की गई है। यह बिहार की राजनीतिक परिचय है। चलिए, आगे चल जाते हैं। अब चलते हैं जनगणना पर। अब किस पे चलते हैं? जनगणना। तो चलिए आइए, जनगणना। तो कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या कितना है?
तो देख लीजिए 10, 40, 99, 452, ठीक है। 10, 10 चौके 40, 99, 452, अर्थात कितना हो गया, लगभग लगभग कितनी ले लें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़, तो कितना 10 करोड़ 40 लाख, 10 करोड़ 40 लाख और 9,904 5 2, तो लगभग इकाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़ 40 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, क्या 10 करोड़। देखिए यहाँ आइए किसमें, बिहार की जनगणना में, बिहार की जनगणना में, तो बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 10 करोड़ 40 लाख, बिहार की कुल जनगणना 10 करोड़ 40 लाख, तो आप इसे याद रख लीजिए समथिंग। उसके बाद 9,9,452 उधर हो गया। जिसमें पुरुष कितना है, तो पुरुष कितना है, तो 5 करोड़ 42 लाख है जो पुरुष है, और महिला कितना है, तो 4 करोड़, क्योंकि 5 करोड़ 5.5 करोड़ पुरुष हो गए और लगभग 5 करोड़ से कम हो गए, 4 करोड़ 98 लाख क्या हो गए, महिला हो गई। चलिए ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या दो भाग में बटेंगे, तो लगभग 9 करोड़ 9 करोड़ 9 करोड़ 23 लाख लोग कहाँ रहते हैं, तो गांव में रहते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा गांव में रहेगा जी, लगभग 10 करोड़ 40 लाख की जनसंख्या में 9 करोड़ 23 लाख लोग गांव में बसेंगे, और मात्र 1 करोड़ 17 लाख लोग कहाँ रहेंगे, शहरों में रहेंगे। चलिए यहाँ ये एकदम VVI है, ये एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जन घनत्व, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो शिवहर में, और कम जनसंख्या घनत्व तो कैमूर में, मतलब सबसे ज्यादा लोग कम क्षेत्रफल रहने के बावजूद ज्यादा लोग बसल है तो कहाँ, शिवहर में बसल है, और कम जनघनत्व तो कैमूर में, और शिवहर में है कितना 1880 और यहाँ 488। चलिए सबसे लिंगानुपात, तो लिंगानुपात कितना है, तो 1000 पुरुष पर मात्र 918 महिला, तो महिला 918 हो गए। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला तो गोपालगंज, देखिए गोपालगंज में 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं, मतलब 21 महिलाएं ज्यादा है, तो गोपालगंज में हो गया, कहाँ हो गया, गोपालगंज में। चलिए इसको पुनः रिपीट में चलिए, तो हम क्या बोले, कुल जनसंख्या 10 करोड़ 40 लाख लगभग में, ठीक है। उसमें पुरुष कितना है, तो 5 करोड़ 42 लाख, महिला कितना है 4 करोड़ 98 लाख, ग्रामीण जनसंख्या तो गांव में ज्यादा रहेंगे, इसलिए 9 करोड़ 23 लाख लोग गांव में, और 1 करोड़ 17 लाख लोग शहर में। जनघनत्व तो VVI 1106, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो शिवहर, और कम में तो कैमूर, और सबसे जो सर्वाधिक जनघनत्व है, जनसंख्या घनत्व जो शिवहर में वो 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और न्यूनतम जो कैमूर में है वहां 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात तो 1000 पुरुष में 918 महिला, और सबसे ज्यादा लिंगानुपात तो कहाँ, गोपालगंज में, जो 1000 पुरुष पर 1021 महिला, 21 महिलाएं ज्यादा है। और चलिए न्यूनतम लिंगानुपात, तो सबसे न्यूनतम मुंगेर में है, जो 1000 पुरुष पर 876 महिला, ठीक है। शिशु लिंगानुपात क्या रखा गया, 935, जैसे 918 है ना, 2011 के अनुसार 1000 पुरुष में 918 महिलाएं हैं, लेकिन जब इसी आंकड़ा उस समय जो छोटे बच्चे का अगर निकाला गया तो 935 है, ठीक है, कुछ बढ़ा है, मतलब अर्थात जो छोटी बच्चियां बालिका की संख्या क्या हुई है, बढ़ी है 2011 जनगणना के अनुसार। तो शिशु लिंगानुपात 935, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ, तो किशनगंज में, जो 971 पहुंच चुका है, मतलब कहने का मतलब 1000 लड़का पे 971 गर्ल्स हैं, 971 कहाँ, किशनगंज में। न्यूनतम सबसे ज्यादा तो वैशाली में मात्र 904 ही है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर कितना रखा गया, जनसंख्या वृद्धि दर 25.24% है, और सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ, मधेपुरा में है, सर्वाधिक वृद्धि दर मधेपुरा 31.12%,
और न्यूनतम तो गोपालगंज मात्र 19.02%। देखिए जो ये औसत निकाला गया है, औसत पे फोकस कीजिए कि जनसंख्या वृद्धि दर 25.24% है। अब इसी में सर्वाधिक पूछा तो मधेपुरा चल गए और मधेपुरा में 31.12% चल गए, और न्यूनतम वृद्धि दर तो गोपालगंज पहुंच गए और वहां 20 से एक कम 19.02। चलिए पढ़े लिखे लोग क्या परसेंट है, तो 61%, ठीक है 61.8%, जिसमें पुरुष क्या परसेंट है, तो 71.2% पुरुष पढ़ल है, और महिला कितना है, तो 50% से थोड़ा ज्यादा, तो 51% महिला साक्षरता है। चलिए कुल प्रजनन दर कितना है, तो 3.3 प्रति महिला 2016 के अनुसार से। और जीवित प्रतिशतता कितना निकाला गया है, तो 69.1 वर्ष। चलिए मतलब लगभग 69 वर्ष तक जिंदा रहेगा, मतलब व्यक्ति कितने साल तक जिंदा रहेंगे, तो 70 से कम ही है, 69.1%। अच्छा जन्म दर कितना है, तो 26.1 प्रति हजार, मतलब कहने का मतलब 26.1 प्रति हजार जन्म दर है। मृत्यु दर तो 35 प्रति हजार, ठीक है। उसके बाद मातृत्व मृत्यु दर तो 331, ठीक है। सर्वाधिक शहरीकरण तो पटना में कितना परसेंट, तो 43%। सबसे कम शहरीकरण समस्तीपुर में मात्र 3%। तो सबसे ज्यादा शहरीकरण तो पटना और कम तो समस्तीपुर। सर्वाधिक साक्षरता दर तो रोहतास, मतलब पढ़ल लिखल सबसे ज्यादा रोहतास में। न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया में, न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया में। फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं, ठीक है। चलिए न्यूनतम लिंगानुपात तो मुंगेर, सबसे ज्यादा तो गोपालगंज, ठीक है। शिशु लिंगानुपात तो 935 गो छोटे बच्चे, ठीक है, जो 6 वर्ष से आयु से कम है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात तो किशनगंज में, और न्यूनतम तो वैशाली में। किशनगंज में 935 नहीं तो 971, और कम वाला में जो वैशाली में 904। जनसंख्या वृद्धि दर 25.24%। और सर्वाधिक वृद्धि तो मधेपुरा में, कम वृद्धि तो गोपालगंज में। पढ़े लिखे लोग 61%, जिसमें पुरुष 71%, महिला 51%। कुल प्रजनन दर 3.3 प्रति महिला, ठीक है। जीवित प्रत्याशी 69 वर्ष तक जिंदा रहेगा। जन्म दर 26.1 प्रति हजार। शिशु मृत्यु दर 35 प्रति हजार। चलिए मातृत्व मृत्यु दर 331 प्रति 1 लाख में। सर्वाधिक शहरीकरण पटना, कम शहरीकरण समस्तीपुर। सर्वाधिक साक्षरता रोहतास और कम साक्षरता पूर्णिया, ठीक है। चलिए ये भी कंप्लीट हो गए 2011 के जनगणना के अनुसार। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं बिहार के अभ्यारण्य। बिहार के किस में आ गए, अभ्यारण्य में चलते हैं। तो चलिए बने रहिए इसी प्रकार। चलिए बिहार के अभ्यारण्य, ठीक है। तो सबसे वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य के बारे में हमें जानकारी लेना। किसका, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य। तो देखिए वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में। कहाँ, पश्चिम चंपारण में। इस अभ्यारण्य को हम गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, जैसे देखिए पहले अभ्यारण्य देख लीजिए कहाँ कहाँ। तो एक हो गया वाल्मीकि अभ्यारण्य, ठीक है। चलिए इधर देख लीजिए वाल्मीकि अभ्यारण्य, जो कि ये है पश्चिमी चंपारण। एक हो गए, दूसरा गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ये हो गए गया में, ठीक है। तीसरा परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में है। क्या को याद किए, पहले देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, आइए इसी पे कर लेते हैं। ये एक हो वाल्मीकि, शॉर्ट में याद करना, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, गौतम बुद्ध गया, डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में, पंत राजगीर अभ्यारण्य राजगीर में। क्या याद हुआ, फिर से रिपीट, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, गौतम बुद्ध गया में, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पटना, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन भागलपुर, उसके बाद भीम बांध वन अभ्यारण्य मुंगेर, और पंत राजगीर अभ्यारण्य राजगीर में। तो ये हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए। चलिए उसके बाद आते हैं क्या, तो प्रमुख पशु पक्षी विहार जिससे संबंधित ले लेते हैं।
तो आइए, तो प्रमुख पशु या पक्षी विहार तो कौन कौन सी है? नागी नकटी पक्षी विहार, ठीक है, जो कि जमुई में है। वाल्मीकि पशु विहार तो ऊपर तो हम ले ही लिए, तो पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि को पश्चिमी चंपारण में याद रखना। नागी नकटी कहाँ है? तो जमुई में। नागी नकटी पक्षी विहार जमुई में, वाल्मीकि पशु विहार तो पश्चिमी चंपारण। देखिए चलिए, गोगा बिल पक्षी विहार तो कटिहार में, बारह हरियारन तो अररिया में, कांवर झील बेगूसराय, सबसे VVI इंपॉर्टेंट, कांवर झील पक्षी विहार बेगूसराय VVI है। कुशेश्वर ये भी इंपॉर्टेंट है, दरभंगा में। सरेमान तो कहाँ? बेतिया। और सुहियान तो भोजपुर। क्या दिया गया है? सरियामान तो बेतिया, सुहियान तो भोजपुर। और उधावा झील पक्षी अभयारण्य साहेबगंज, कहाँ हो गया? साहेबगंज। इसको फिर से रिपीट ऊपर से ही चलेंगे। वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण, गौतम बुद्ध गया, परमान डॉल्फिन अभयारण्य अररिया, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पटना, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन भागलपुर, भीम बांध परियोजना भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर, पंत राजगीर अभयारण्य राजगीर में। प्रमुख पशु पक्षी अभयारण्य चलते हैं। नागी नकटी तो जमुई, वाल्मीकि पशु विहार तो पश्चिमी चंपारण, गोमा बिल पक्षी अभयारण्य तो कटिहार, हरियाबाड़ा हिरन पार्क तो अररिया, कांवर झील VVI बेगूसराय, कुशेश्वर VVI दरभंगा, ठीक है। सरियामान पक्षी अभयारण्य तो बेतिया, सुहियामान तो भोजपुर, और उधवा झील तो साहेबगंज। कहाँ हो गया? साहेबगंज। चलिए, ये हमारे पशु पक्षी हो गए। अब आ जाते हैं नदी पर। अब आ जाते हैं बिहार के प्रमुख नदी। तो कौन कौन नदी? गंगा, घाघर, कमला, क्रमनासा, सरयू, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक। चलिए, प्रमुख नदी गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन, पुनपुन, कोसी, सरयू, बागमती, ये सब यहाँ के क्या हो गए? प्रमुख नदियां हो गए। चलिए, बिहार की शोक सबसे इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न पूछा प्रश्न गया है पिछले शिफ्टों में। तो बिहार के शोक किस नदी को? कोसी नदी को। अपना मार्ग बदलने के लिए सबसे विख्यात तो कोसी नदी। चलिए, प्रमुख झील आते हैं। बिहार के प्रमुख झील तो अनुपम या तेल्हारा झील कहाँ स्थित है? तो कैमूर में। अनुपम झील कैमूर में, तेल्हारा झील अगर पूछ दे तो कैमूर। कुशेश्वर तो अभी हम याद किए, कुशेश्वर वन जीव अभयारण्य पढ़े थे ना, उसी पर कुशेश्वर स्थान झील भी है, तो वो दरभंगा में ही है। चलिए, गोगाबिल झील तो कटिहार, अभी हम गोगाबिल भी उधर भी पढ़े थे, कटिहार में। बरीला झील तो वैशाली, ब से बरीला, व से वैशाली। चलिए, प्रमुख झील फिर से देख लीजिए। अनुपम तो कैमूर, तेल्हारा तो कैमूर, कुशेश्वर तो दरभंगा, उसके बाद गोगाबिल तो कटिहार, और बरीला तो वैशाली। चलिए, प्रमुख जलप्रपात पढ़िए। तो पहले ककोलर जलप्रपात तो नवादा में है, दुर्गावती, सुखलहरी, तमासीन या धुआं कुंड, ये सब बिहार के प्रमुख जलप्रपात। कौन कौन? ककोलत, दुर्गावती, सुखलहरी, तमासीन या धुआं कुंड, ये हो गए बिहार के प्रमुख जलप्रपात। चलिए, प्रमुख खाद्य फसल में आ जाइए। तो धान, गेहूं, मक्का, जौ, धान, गेहूं, मक्का, जौ जो बिहार के प्रमुख फसल हैं। यहाँ के नकदी फसल तो गन्ना, तंबाकू, पटसन, गन्ना, तंबाकू, पटसन जो बिहार के क्या हो गए? प्रमुख फसल हो गए। चलिए, आ जाते हैं रबी फसल। बिहार में रबी फसल कौन कौन है? देखिए, जो रबी खरीफ फसल मतलब जो धान के समय उपजावल जाए। देखिए, धान के पोवार खरखर करता, तो इसीलिए धान खरीफ फसल। धान के समय में जो जो फसल उपजाए जाएंगे वह खरीफ फसल होगा। जैसे धान, गन्ना, मक्का, बाजरा, जूट, ये सब धान के समय में ही उपजाए जाने वाले फसल हैं, इसीलिए इसको खरीफ फसल कहा गया। रबी फसल में कौन आ गए? तो गेहूं। तो गेहूं हो गया, गेहूं के समय में ही चना लगता है, सरसों, मटर, आलू, ये सब गेहूं के साथ में लगता है, इसीलिए वह रबी फसल होगी। चलिए, बिहार के लोक नृत्य, चलिए जल्दी से, बिहार के लोक नृत्य में तो झूमर, झिझिया, छऊ, जोगीड़ा, खोडलीन या पंबाडिया, क्या क्या है? झूमर, ठीक है, झिझिया, छऊ, जोगीड़ा, कोडलीन या पमडिया, ये सब यहाँ के लोक नृत्य है। लोक नाट्य में कौन कौन है? तो डोमकच। लोक नाट्य में कौन कौन है? डोमकच, विदेशिया, जाट जटिन या कीर्तानिया या समा चकेवा। कौन है?
नाटक, डोमकच, विदेशिया, जाट जटिन, कीर्तनिया, समा चकेवा, ये सब लोक नाट्य हैं। चलिए चित्रकाल, यहाँ चित्रकला में कौन कौन है? तो मधुबनी, मंजूषा, जायोदपिया, थांका, चित्रकला शैली या झांसी कला। देखिए लिखने का प्रयास कोई नहीं कीजिएगा, आप चले जाइए टेलीग्राम पर कैम्ब्रिज क्लास बाय श्याम सर सर्च कर लीजिए, वहां पीडीएफ इसका दिया गया है बिहार स्पेशल करके, तो ये सभी चीज का पीडीएफ वहां मिल जाएगा। आप वहां आराम से उसको एक दो बार रिपीट कर लीजिए एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल घूमने वाला बिहार में जगह कौन कौन है? तो बोध गया चल जाइए, बोधि वृक्ष मिलेगा। राजगीर चले आइए, कुंड उंड पहाड़ उहाड़। गया में भी घूमने वाले जगह है। नालंदा खंडहर में नालंदा हो गया। सीतामढ़ी में भी है, पावापुरी में जल मंदिर। विक्रमशिला में चले जाइए, पटना चले जाइए, सासाराम चले जाइए, मधुबनी। ये सब सभी पर्यटक स्थल है। चलिए धर्म कौन कौन है यहाँ? यहाँ कौन कौन धर्म है? तो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म। देखिए ना, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, अन्य सभी धर्म है। लेकिन ये प्रश्न घुमा के पूछ देगा बिहार में सबसे ज्यादा कौन धर्म? तो हिंदू धर्म। कौन धर्म? हिंदू धर्म। कै परसेंट? 82% लगभग में। दूसरा मुस्लिम धर्म 16%, 16.87%। तो ये याद रखिए कि बिहार में सबसे ज्यादा कौन धर्म के हैं? तो हिंदू धर्म है, ठीक है। जो और उसके बाद मुस्लिम धर्म हो गया। चलिए पवित्र त्योहार यहाँ कौन कौन से मनाते हैं? तो इसको तो याद करने की जरूरत है। दीपावली, छठ, होली, दशहरा, रामनवमी, वट सावित्री, बुद्ध महावीर जयंती, रक्षाबंधन, गुरु गोविंद सिंह जयंती, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, ईस्टर, मकर संक्रांति, मधुश्रावणी, चित्रगुप्त पूजा, ये सब यहाँ के क्या त्योहार है। चलिए बिहार की शोक मतलब बिहार के शोक किस नदी को? कोसी नदी को। चलिए राज्य का महापर्व तो छठ को माना जाता है। बिहार का महापर्व छठ को। राजकीय मेघा दिवस तो 3 दिसंबर। राजकीय मेघा दिवस कै दिसंबर को? 3 दिवस को। चलिए अब पर्वत चोटी, कुछ हिमालय के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो क्या है? सर्वाधिक शिखर तो रामेश्वर पर है। किस पर? रामेश्वर। पटना, मतलब ये कुछ इसको ले लीजिए। चलिए तो सर्वोच्च शिखर सामेश्वर, ठीक है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में। कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्ट प्रश्न है। तो सर्वोच्च शिखर कौन है? सोमेश्वर, मतलब बिहार के सबसे ऊंची चोटी तो सोमेश्वर की चोटी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925। क्या आप देखिए, पटना विश्वविद्यालय 1917, पटना मेडिकल कॉलेज 1925। सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में। महात्मा गांधी सेतु निर्माण 1982 ईस्वी। लंबाई 5.575, 5.5 किलोमीटर लगभग। बिहार में आने वाले पर्यटकों की संख्या तो 2019 के आंकड़ा के हिसाब से लगभग 350 लाख लोग घूमने आए थे। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? तो बलि सुफल बिहार। बलि सुफल बिहार है। चलिए महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया कब? तो 2002 में। कब? 2002। महाबोधि वही जहां गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया 2002 ईस्वी में। चलिए बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत कब हुई? तो 2009 में ही। चलिए बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 गांधी जी ने किया था, वैशाली में। गांधी जी ने वैशाली में। चलिए फिर से रिपीट। सर्वोच्च शिखर तो सोमेश्वर। पटना विश्वविद्यालय 1917, पटना मेडिकल कॉलेज 1925, सदाकत आश्रम 1921 में, गांधी सेतु 5.5 किलोमीटर, स्थापना 1982। बिहार में आने वाले पर्यटक तो 350 लाख, ठीक है, 2019 के हिसाब से। राजकीय पर्यटन निगम जो है उसका टैगलाइन क्या है? तो बलि सुफल। और महाबोधि मंदिर को यूनेस्को में शामिल किया गया 2002 में। बिहार का गौरव सम्मान 2009 और बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा वैशाली में किया गया था। चलिए अब यहाँ कुछ योजनाएं पढ़ लेते हैं, ये हमारा लास्ट होगा, ठीक है। योजनाएं मतलब कौन कौन सी योजना बिहार में चलाया गया है वह योजना पढ़ना, ठीक है। चलिए आ जाइए। सबसे पहला योजना मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 अर्थात गांधी जयंती
पर किया गया 2016 ईस्वी में। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, इसमें देखिए किया क्या जाता है, इसमें मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में कि 20 से 25 वर्ष के जितने भी बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए 2 वर्ष तक 1,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है इस योजना में। ठीक है, कितने से वर्ष, तो 20 से 25 वर्ष के जितने भी बेरोजगार युवा है उसको रोजगार देने के लिए 2 वर्ष तक 1,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है। देखिए, योजना एवं विकास विभाग किसके द्वारा है, तो योजना एवं विकास विभाग जो बिहार सरकार के द्वारा है। लक्ष्य 5 वर्ष में 69 लाख व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया है। 5 वर्ष में क्या लाभ, 69 लाख। लाभ याद रखिएगा, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना 2016 20 से 25 वर्ष के लिए 2 वर्ष तक कितने, 1,000 रुपया प्रति माह। चलिए दूसरी योजना चलते हैं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2018 में, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2018, इसमें क्या किया गया है, तो लड़कियों के पढ़ाई एवं लिखाई के बढ़ावा देना है, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देना है। उसमें बाल विवाह पर रोक लगाया गया, लड़कियों की आत्मनिर्भरता बनाया गया, कन्या भ्रूण रोका गया, ठीक है, लिंग अनुपात में वृद्धि हुआ, शिशु मृत्यु दर में कमी हुआ तथा लड़कियों के पढ़ाई के लिए अनेक अभिभावकों को प्रोत्साहन दिया गया। जैसे इंटर पास के बाद 25,000, ग्रेजुएशन के बाद 50,000 जो सब मिलता है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के तहत ही मिलता है। जैसे यहाँ लिखा गया कि इंटर पास होने पर कितना दिया, 10,000 तथा स्नातक पास करने पर 25,000 दिए जाते, नहीं जी, 25,000 इंटर पास होने पर अभी फिलहाल, और ग्रेजुएशन स्नातक पास होने पर 50,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, किसको, गर्ल्स को। ठीक है, इस प्रकार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2018, ये ध्यान रखिए, योजना किस लिए, तो बालिकाओं को प्रोत्साहन के लिए। चलिए तीसरी योजना चलते हैं, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। अब जो बूढ़ा बूढ़ी को मिलते हैं ना पेंशन, इसकी शुरुआत 2019 में हुआ। ठीक है, जिसमें क्या किया गया है कि 60 से 79 वर्ष के आयु के जितने भी वृद्धजनों को हर महीने 400 रुपया दिया जाएगा और 80 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को 500 रुपया का पेंशन दिया जाएगा। अर्थात वृद्धा पेंशन 60 वर्ष के बाद मिलेगा और 60 से 79 वर्ष तक उसको 400 रुपया प्रति माह, और उसके बाद 80 वर्ष के बाद अगर जिंदा है तो 500 रुपया प्रति महीना उसको दिया जाएगा। ये कौन से, मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना, शुरुआत 2019। चलिए, व्यक्ति 60 वर्ष से पहले सरकारी नौकरी में है तो उसे इस योजना के लिए अयोग्य माना जाएगा। मतलब 60 वर्ष से पहले अगर वह सरकारी योजना में था, या मतलब कहने का मतलब जो सरकार का जॉब कर रहा है उसको योजना से इसको वंचित किया जाएगा, मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना। चलिए आगे चले, अगली योजना पर आते हैं, बाल सहायता। क्या है, बाल सहायता योजना। इसकी शुरुआत 1921 ईस्वी में किया गया। ठीक है, और इसके द्वारा किया जाता है उन सभी बच्चों जिनकी माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, किसमें, 2021 में किया गया, इसलिए कोरोना वायरस के कारण वह उन्हें 18 वर्ष होने तक 1,500 रुपया प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत बाल सहायता योजना कि कोरोना में जिनके माता पिता की डेथ हो गई उनको 1,500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा जब तक उसकी आयु 18 वर्ष तक नहीं पूरा हो जाती है तब तक। और ये शुरुआत कोरोना के बाद होगा ना, तो 30 मई 2021 में। देखिए, जिन बच्चे के अभिभावक नहीं है उन्हें देखभाल बाल गृह किए जाएंगे तथा इसे अनाथ बच्चों का कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नामाकरण करवाया जाएगा। ठीक है, जिनके माता पिता नहीं है इस योजना के तहत। चलिए आगे चलते हैं, बिहार। अगला योजना कौन है, बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना। बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत 2020 में हुई और बेरोजगार छात्रों को आर्थिक सहायता पहुंचाया जाता है। इसके द्वारा किया जाता है, जिन छात्रों को पढ़ाई पूरी होने के बाद भी नौकरी नहीं लगी है उन्हें सरकार की तरफ से 1,000 रुपया की राशि बेरोजगार भत्ता दिए जाएंगे और यह 21 से 35 वर्ष युवक की आयु होनी चाहिए। ठीक है, उसको कितना होना चाहिए, 21 वर्ष से 35 वर्ष तक होना चाहिए। ठीक है, पारिवारिक आय 3 लाख से कम होना चाहिए, ये इसका कंडीशन है।
बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना 2020 में हुआ शुरुआत इसका। चलिए और योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना 2008 में। तो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना 2008, लिंग भेद को दूर करना है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है, जन्म में निबंध को प्रोत्साहन तथा लिंगानुपात को बढ़ाना है, या जो भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार में जन्म लेने वाले कन्या के जन्म के समय में ही 2000 रुपये की राशि दी जाएगी। जिस समय हॉस्पिटल में बच्चे जन्म लेते हैं उससे 2000 रुपया उसको राशि दिया जाएगा, और मूल्य राशि में कन्या 18 वर्ष तक दिए जाएंगे। कुछ उसका प्रवक्ता, मूल्य की राशि कन्या के 18 वर्ष होने पर दिए जाएंगे। मतलब ये जो 2000 रुपया पर महीना जमा कीजिए, और उस लड़की को जो है उनके माता पिता को 18 वर्ष के बाद जोड़ करके पैसा दिया जाता है, वो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत। इसमें देखिए क्या किया गया, 2014 के बाद से दी जाने वाली राशि जो है वो क्या है, IDBI एवं यूको बैंक में डिपॉजिट के रूप में जमा करना है। मतलब IDBI बैंक में या यूको बैंक में एक परिवार की 2 जीवित कन्याओं को ही इसका लाभ दिया जाएगा। मतलब मात्र 2 गर्ल्स को ही इसका लाभ दिया जाएगा। चलिए बाल क्या दिया गया, अगला योजना कौन सा, बाल हृदय योजना 2021 में। उद्देश्य है हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चे को निःशुल्क उपचार। मतलब जिस बच्चे के जन्म के समय उसके हृदय में छेद है उसको बाल हृदय योजना के तहत जो है इलाज करवाया जाएगा। 2021 में इस योजना का शुरुआत हुआ। अगला योजना प्यार का पौधा अभियान, इसका जो है 2020 में हुआ, और ये पर्यावरण को सुरक्षा के लिए किया जाएगा क्योंकि पेड़ पौधे लगाने होंगे इस योजना के तहत। क्या, प्यार का पौधा अभियान 2020। ठीक है, चलिए और योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं महिला उद्यमी योजना की शुरुआत 2021 में। इसमें क्या किया जाता है, 18 से 50 वर्ष के युवा एवं महिलाओं को रोजगार के लिए शायद 10 लाख रुपया तक लोन दिया जाता है और 50% माफ होता है। किसमें, उद्यमी योजना में। इस योजना में मिलने वाले लोन में केवल 5 लाख ही चुकाना होता है। मतलब 10 लाख मिलेगा, 5 लाख चुकाना है। ब्याज का दर 1% होगा और वो चुकाना है 7 वर्ष में। 14 समान के माध्यम से जमा करना होगा। कई वर्ष में, 7 वर्ष में पैसा चुका देना। 5 लाख आपको माफ होगा। ठीक है, चलिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जिसकी शुरुआत कब हुई, 20 जून 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये खगड़िया जिला में किया गया था। तो गरीबों के कल्याण के लिए 2021 में एक योजना शुरू किया गया, गरीब कल्याण रोजगार योजना। इसमें क्या किया जाता है कि 32 जिलों में लागू है यह योजना। कोविड-19 के प्रकोप गांव में लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार, मतलब जो बाहर से आए ना कोरोना के समय में, उसके लिए रोजगार देना। ये 2021 में हुआ, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। चलिए और क्या, ग्रामीण उजाला योजना। तो इसमें ग्रामीण उजाला योजना बिहार के आरा जिले से शुरू हुए। प्रश्न पूछेगा VVI ये ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कहाँ से हुआ, आरा जिला से। क्या किया गया, 10 रुपया में ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्ब, जो बल्ब है उसको दिया गया। वह बल्ब 7 से 12 वाट के बीच में होते हैं और 3 साल की वारंटी, मात्र 10 रुपया में। ग्रामीण उजाला योजना में आरा से शुरू किया गया था। बिहार पत्रकार सम्मान योजना, मतलब 20 वर्ष तक जितने भी पत्रकारिता के अनुभव रखने वाले पत्रकारों को प्रति माह 6000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, और यह 13 फरवरी 2019 से इसका क्या हुआ, शुरुआत हुआ। चलिए और योजना है, और है तो कुशल युवा कार्यक्रम 2016 से 10वां इंटर पास के बाद जो कंप्यूटर सिखाया जाता है वो इसी के द्वारा। घर तक फाइबर योजना 2020 में, जो कि 2021 में नरेंद्र मोदी के द्वारा यह शुरू किया गया। इंटरनेट सुविधा दिया जाता है घर तक फाइबर योजना के तहत। गंगा जल उद्भव योजना, तो ये तो गंगा नदी से राजगीर की तरफ पानी पहुंचाया जा रहा है। ठीक है ना, बोध गया नवादा होते हुए पानी। इस योजना की शुरुआत 2021 में हुआ। ठीक है, बिहार SC/ST उद्यमी योजना 2018 में हुआ, जिसमें 10 लाख रुपये दिया जाएगा SC/ST को। उसमें से 5 लाख रुपया ही जमा करना है। ठीक है, 84 किस्त में। ठीक है, इंटरमीडिएट उसका होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए। ठीक है, ये सब बिहार SC/ST उद्यमी योजना में है। ठीक है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 2016 में हुआ। स्टूडेंट को 4 लाख रुपए का लोन इसी में दिया जाता है 12वीं पास के बाद। संपत्ति स्वायत्ती योजना 2020 में हुआ। ठीक है,
संपत्ति स्वायत्ती योजना की शुरुआत 2020 में, जो जमीन से संबंधित है, पूरी जानकारी हो, मतलब इसको प्रॉपर्टी कार्ड के रूप में दिया जाता है, संपत्ति स्वामित्व योजना 2020 में। जल जीवन हरियाली मिशन 2019 में, जल जीवन 26 अक्टूबर में, ठीक है, जो कि इसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गांधी जयंती के 150वें वर्षगांठ में मतलब लॉन्च किया गया था। राज्य में पेड़ लगाना है, जल जीवन हरियाली में क्या करना है, पेड़ लगाना है, तालाब और कुएं के किनारे, तो बहुत सारे तालाब और कुएं की भी खुदाई की जाएगी। तो ये इस प्रकार योजनाएं थे। तो चलिए, एक ही वीडियो में लगातार हमने बिहार के प्रश्न कंप्लीट किए, मात्र 2 दिन के बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए। तो अगर आप सब लोगों का एग्जाम है तो आप अवश्य ये वीडियो देखिए, रिपीट कीजिए, 1-2 बार देख लीजिए।